नमस्कार, शाम 5 बजे और एक बार फिर मैं हाजिर हूं प्रतीक त्रिवेदी। जहां एक बड़ा रेल हादसा, आंकड़ों की बात करें तो 6 साल इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, लेकिन अगर हम आंकड़ों की पूरी गवाही अगर लें तो लगता है कि ये हर साल ये रेल दुर्घटनाएं होती रही हैं और ये आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा अगर हम बात करें तो 145 है। हालांकि रेल मंत्री का बयान भी हुआ है, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन बार बार ये जो आंकड़े हैं ये गवाही इस बात की दे रहे हैं कि पटरी से उतर गई है रेल। जी हाँ, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी इसमें शरीक रहेंगे। हम आपसे उनका तारुफ करा दें। बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ सुशील वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सीधे इस वक्त बगैर वक्त गवाए हम सीधे चलेंगे कानपुर, जहाँ पे हैलेट अस्पताल के सामने हमारे सहयोगी शलभ मणि त्रिपाठी मौजूद हैं। शलभ, क्या अपडेट है जहां तक घायलों का सवाल है? और मैं देख रहा हूं आपके पास तमाम लोग हैं जो बात करने को कहना भी चाहते हैं और तकलीफ में भी हैं। जी शलभ। प्रतीक, कानपुर का हैलेट हॉस्पिटल है और यहाँ पे चप्पे चप्पे पर दर्द की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। तमाम लोग यहाँ पे अपनों को तलाश रहे हैं, अपनों की खोज कर रहे हैं। और ऐसी ही एक कहानी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। एक परिवार है जो सफर कर रहा था, उसमें माँ बाप की मौत हो चुकी है, बेटी गंभीर रूप से जख्मी है और 16 साल का जो बेटा है वो मिसिंग है। ये परिवार के रिश्तेदार लोग हैं, तब से तलाश कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या क्या हुआ, कौन कौन मिल पाए हैं और किसकी तलाश कर रहे हैं आप लोग? सर, ये हमारे मामा थे और सागर से गांव आ रहे थे जी। आँख का ऑपरेशन कराना था उन्हें जी। और लड़की की शादी का प्रोग्राम था जी। रिश्ते विश्ते के चक्कर में आ रहे थे गाँव। तो रात को जो है इनका एक्सीडेंट हो गया। जो लड़की मिली है थोड़ा सा वो भी गंभीर है, लेकिन उसने रात को फोन किया किसी रिलेटिव के पास, उसने हमारे पास किया। जब घर पे सूचना हुई तब हम लोग गाँव से गए हैं वहाँ पर। जी शलभ। उसके बाद लगभग कौन मिल पाया है? कौन? दोपहर 3 बजे हमारे मामा और मामी मिल गए थे वहीं पर मृतक अकबरपुर में। और उसके बाद जो भाई था उसको हम परसों से ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो बच्चा गायब है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तरह की तमाम कहानियां प्रतीक यहाँ पर बिखरी है। लेकिन बिल्कुल शलभ, कहानी के बीच में हम आपके पास बिल्कुल शलभ, मैं आप ही के पास वापस आना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हैलेट अस्पताल के बाहर जो आपने कहा कि जो दर्द बिखरा है उसको आप समेटे हुए हैं और इसी को आज आप दिखाने वाले हैं। हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि जो आंकड़ों की जो बात हमने शुरुआत में कही थी, जी हाँ, वो गवाही देते हैं, वो सच बोलते हैं। लिहाजा जो ये रिपोर्ट है, जो पिछले 2.5 या 3 साल के आंकड़ों की बात करें जहां तक रेल दुर्घटनाओं की, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या सच्चाई है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर सीधे शलभ की तरफ रुख करेंगे। मई 2014, गोरखधाम एक्सप्रेस हादसा, 25 लोगों की मौत। मार्च 2015, जनता एक्सप्रेस हादसा, 39 लोगों की मौत। अगस्त 2015, कामायनी एक्सप्रेस हादसा, 25 लोगों की मौत। अब इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे का शिकार। यह है भारतीय रेल का हाल। कभी पटरी से उतरती है तो कभी एक दूसरे से टकरा जाती है। नतीजा बेगुनाहों की मौत। हर हादसे के बाद सुरक्षा के वादे किए जाते हैं और जांच की बात होती है। Statutory inquiry by Commissioner of Railway Safety into the accident has been ordered to determine the correct cause of accident. There shall be a separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis. एक बार फिर रेल मंत्री ने वही बयान दिया जो आज से पहले हर हादसे के बाद दिए जाते रहे हैं। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे की भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है वो अपने आप में हैरान करने वाली है। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 107 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सबसे ज्यादा तबाह हुए S1 S2 कोच 21 साल पुराने थे। 25 साल तक इस्तेमाल होते हैं कोच। 1998 में बिछाया गया था ट्रैक। 90 साल पुरानी लाइन पर दौड़ रही थी ट्रेन। प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है वो रेल फ्रैक्चर का लग रहा है, जो हमारा एक्सपीरियंस बताता है, जो सीरियस बताया गया है। रेलवे के अफसरों का मानना है कि हादसे की वजह पटरियों का चटकना हो सकता है, लेकिन इस दावे के बाद भी रेलवे जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर पटरियों के चटकने से हादसा हुआ तो वक्त पर जांच क्यों नहीं हुई? क्या रेलवे वक्त रहते पटरियों की गड़बड़ी नहीं पकड़ सकता? क्या इस मौसम में पटरियों का चटकना मुमकिन है?
रेलवे के अफसरों के दावे पर इस ट्रेन में सफर कर रहे लोगों के दावे से भी सवाल उठते हैं। इस ट्रेन से सफर कर रहे कुछ यात्रियों ने जो दावे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इनके मुताबिक ट्रेन में पहले से ही कुछ गड़बड़ियां हुई थी और इसकी शिकायत इन यात्रियों ने रेल के अफसरों से भी की थी। इसके बावजूद वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए। सुधार कर रहे हैं तो मैंने कहा सर ये आवाज़ क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलता रहता है, ऐसी आवाज़ तो आती रहती है। जब मोड से गाड़ी चली है तो इसमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कंपन टाइप की होती है। उस हिसाब से आप हम लोग आपस में और भी यात्री थे, लखनऊ जाने वाले और फैजाबाद जाने वाले, तो उनसे उन्होंने भी ये कहा कि इसमें कुछ कंपन सी हो रही है। इन यात्रियों के दावे के बाद सवाल रेलवे के अफसरों पर भी उठते हैं। क्या लापरवाही से हुआ हादसा? यात्रियों की शिकायत पर रेलवे ने क्या कार्रवाई की? यात्रियों को जब पहियों में गड़बड़ महसूस हो गई तो रेलवे गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ सका? यात्रियों की शिकायत के बाद भी ट्रेन को रोका क्यों नहीं गया? क्या यात्रियों की शिकायत पर ध्यान दिया जाता तो हादसा रोका जा सकता था? आए दिन होने वाले रेल हादसों की वजह सिर्फ लापरवाही या मानवीय भूल नहीं हो सकती। हम रेल की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा सुरक्षा के लिए दिए गए बजट को लेकर लगाया जा सकता है। 2015 से 19 के बीच रेल सुरक्षा पर 1,27,000 करोड़ खर्च की योजना है। सुरक्षा के नाम पर कुल बजट का तकरीबन 14%। हम बुलेट ट्रेन चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। भारत जैसे बड़े देश को हाई स्पीड ट्रेन की सख्त जरूरत भी है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें जरूरत इस बात की भी है कि हम रेल के मौजूदा हालात को कैसे दुरुस्त करें। भारतीय रेल लंबे समय से खस्ताहाल चल रही है। मौजूदा रेल नेटवर्क पर जरूरत से ज्यादा बोझ है, ज्यादा स्टाफ के खर्च की परेशानी भी है, डीजल और बिजली कंपनियों पर देनदारी भी है। रेलवे में इस्तेमाल हो रही ज्यादातर तकनीक पुरानी हो चुकी है। सभी ट्रेन में आमने सामने की टक्कर रोकने वाला यंत्र नहीं है। कोहरे से निपटने वाले यंत्र भी सभी ट्रेन में नहीं उपलब्ध हैं। रेलवे के मुताबिक वो यात्री किराए से खर्च का सिर्फ 57% ही वसूल पाता है, यानी हर यात्री को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में रेलवे 33% नुकसान झेलता है। रेलवे की माली हालत पहले से काफी खराब है, साथ ही उसे सड़क और हवाई यातायात से भी कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा जैसे गंभीर समस्या को दूर करना रेलवे की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जरूरत बुलेट ट्रेन से पहले एक सुरक्षित रेल की है, जहां जान और माल दोनों की गारंटी हो। जी हाँ, वही बड़ा सवाल है कि सुरक्षा जो है कहीं नहीं कहीं बेहद जरूरी चीज है, और आप बुलेट ट्रेन लाएं, आपका स्वागत है, लेकिन उससे कहीं जरूरी और ज्यादा जरूरत चीज है इस बात की सुरक्षा के लिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं लगातार बने हुए। सुदेश वर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राजीव त्यागी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और साथ में हैलेट अस्पताल कानपुर में बाहर हमारे साथ हमारे सहयोगी चलप लगातार मौजूद है। एक छोटा रिएक्शन लेने के बाद आप बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, बहुत स्वागत है। लेकिन जो हालत है, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की आप बात करते हैं सर, लेकिन ये लापरवाही, तमाम सारे सवाल हैं जो कि लगातार इस हादसे को लेकर भी पूछे गए, लेकिन कहीं से कोई स्पष्टीकरण नेग्लिजेंस दिखाई देता है। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो दो बातें। एक तो ये कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, हमारी संवेदना उन लोगों के साथ है, उनके परिवार के साथ है जो लोग मारे गए, और इस दुख के क्षण में सरकार उनके साथ खड़ी है, और हर वो प्रयास जो उनके दुख को कम करने का होगा सरकार लेगी। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि कहाँ कमी रह गई। देखिए, रेलवे कोई इंस्टेंट नोडल सोल्यूशन तो है नहीं कि आप 2 मिनट मैगी बना दिए कर दिए। 2.5 साल से हम सरकार में हैं, और अगर आप बात करें तो आने के बाद रेलवे को हमने प्रायोरिटी पर रखा है। एक मॉडर्न रेलवे की बात की है हमने, 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन सुरक्षा के मापदंड पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं सुदेश जी। ऐसा नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ है और हम इससे अलग नहीं हो सकते। हम आंकड़े किनारे हैं, बराबर आंकड़े किनारे। हमारी सरकार है, आपको बता दें कि सेफ्टी में पिछली सरकार ने करीबन 60,000 करोड़ का प्रावधान रखा था, और हमने इसको बढ़ाकर 1,21,000 करोड़ किया। बिल्कुल दुरुस्त। आंकड़े की बात करें तो अनमैन्ड जो होते हैं क्रॉसिंग्स, उसको हमने बहुत स्पीड से, अगर आप आंकड़े जानना चाहें तो, जैसे लेकिन प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होता है हादसा। होता है, सुनिए तो 2009 से 14 में 1139 जो अनमैन्ड क्रॉसिंग है उसको हटाया गया था। हमने एक साल में 15 से 16 में 1253 हटाया। लेकिन फिर भी कारण क्या है? कहीं इम्प्लीमेंट, देखो सुरेश प्रभु के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो फौरी तौर से आगे सोचते हैं, लेकिन क्या कारण? क्या मैं राजीव जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूँ आपको। जी मैं बताऊंगा। देखिए, सुरेश प्रभु जी बहुत एफिशिएंट मंत्री हैं, और हमारी प्रायोरिटी है कि देखिए इतना बड़ा ट्रैक जो 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर का ट्रैक है,
ट्रैक जहाँ खराब है उसको रिन्यूअल करने की आवश्यकता है। जो पहले 4 किलोमीटर बनता था एक दिन में, हम उसको ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं, लेकिन ये स्पीड भी काफ़ी नहीं है। ट्रैक रिन्यूअल, नया ट्रैक बनना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, नहीं थी। 2.5 साल के लिए अगर आप हमें ब्लेम देंगे और आप वाकई में जज की तरह बोलेंगे तो हम मानेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। जनता भी इस चीज़ को समझ रही है। जी राजेश जी, एक सिग्नल प्रोसेस के लिए बात हुई थी कि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी है, चाहे वो पटरी में है, चाहे वो बोगी में है, सिग्नल 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर पहले उस चीज़ के सिग्नल्स मिल सकते हैं, पता चल सकता है। ये सब ओके सिद्धांत था, ओके भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ऐसी तमाम टेक्नोलॉजीज को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, लेकिन सरकार, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पटरी से उतरी हुई दिखाई पड़ती है, जहाँ तक रेल का सवाल है। देखिए, सरकार वैसे तो सभी चीज़ों पटरी से उतरी हुई है। मेरे मिसाल पे हम आज तो रेल पे ही बात कर रहे हैं। रेल पे बात करेंगे आज। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ जो घायल हुए या जिनके यहाँ लोग बाग मर गए, तो उनसे संवेदनाएं। हालांकि संवेदनाएं होती है, चाहे वो लाइन में मरे हुए लोग बाग हों जो पैसे के लिए लाइन में मर रहे हैं, चाहे वो रेल में रहने वाले लोग बाग जो रेल की वजह से मरे हैं। सुरेश जी बोलना चाहेंगे, टिप्पणी करना चाहेंगे इस पे? देखिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए हर बात पर। कल भी हम लोगों ने किया था। देखिए, एक ट्रेजेडी है, पूरा राष्ट्र को एक दिखना चाहिए, इसमें कहाँ से राजनीति आ गई? मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आईना दिखा रहा हूँ, और विपक्ष का काम आईना दिखाना। हमने आज सभी ने देखा कि राज्यसभा में जो रेल हादसे में लोग बाग मरे, उनके लिए सबने संवेदना प्रकट की, हमारे एमपीज ने। लेकिन सरकार यदि लाइन में मरे हुए लोगों को भी संवेदना दे देती और उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करती तो बेहतर होता। अब मैं रेल पे आता हूँ। रेल को देखिए, पिछले 2-2.5 साल में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, 100 करोड़ कमाने के लिए 114 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। और सुरेश प्रभु, जिनको बहुत एफिशिएंट मिनिस्टर माना गया था, हमारे टाइम पे रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की पटरियों की देखने के लिए, तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए काकोदकर कमेटी बनाई गई। जी बिल्कुल बनी थी। काकोदकर कमेटी की सिफारिशें आ चुकी हैं, लेकिन 2.5 साल से रेल मंत्री उस पर बैठे हैं, तो कैसी एफिशिएंसी है रेल मंत्री की, जरा बताएंगे आप मुझे? एक चीज। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। रेल का जो पिछले साल में गैप है, गैप बिटवीन टारगेट एंड अचीवमेंट, टारगेट था फ्रेट वॉल्यूम का जो टारगेट होता है उसमें 7% का गैप है, 7% लेस है। सुरक्षा और फ्रेट की जो अर्निंग है वो घट गई है, 3% घट गई है। पैसेंजर वॉल्यूम में 5.3% की कमी आई है, और पैसेंजर अर्निंग में 9% की कमी आई है। ये बात सुरेश प्रभु मानते हैं? ऑफकोर्स सुरेश प्रभु जी, इस बात को रेल मंत्रालय इस बात को मानता है कि प्रतिस्पर्धा है। सुदेश जी भी भारतीय हैं और मैं भी भारतीय हूँ। प्रत्येक भारतीय का दायित्व है कि हम अपने पैसे के बारे में पूछें कि सरकार क्या कर रही है। सुरक्षा को लेकर बार-बार सवाल। जी बिल्कुल सुरेश जी, मैं आपके पास बिल्कुल ऑफकोर्स मैं आपके पास आऊंगा। शलभ भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि बाहर कानपुर के हैलेट अस्पताल के बाहर मौजूद है। मैं बिल्कुल आऊंगा सुरेश जी, आपके पास आऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार रेल हादसे पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार मौजूद हैं। हम सीधे रुख करना चाहेंगे कानपुर, जहां हमारे सहयोगी शलभ इस वक्त मौजूद है हैलेट अस्पताल के बाहर। प्रतीक, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था हैलेट अस्पताल की, और यहाँ पर मैं बता रहा था कि चप्पे चप्पे पर दर्द की तमाम कहानियां पसरी पड़ी हैं। अभी हमने बताई एक बच्चे की कहानी जिसके माता पिता की मौत हो चुकी है, बहन गंभीर रूप से जख्मी है और बच्चा गायब है। सबसे जो दुखद पहलू है कि सागर से ये परिवार चला था और कानपुर उनको उतरना था, जहाँ अगले कुछ मिनटों में ये ट्रेन पहुँचने वाली थी, और उसके ठीक पहले ये हादसा हुआ है। इस तरह की तमाम दर्द भरी कहानियां आपको प्रतीक यहाँ पर नजर आएंगी, लेकिन एक जज्बा भी आपको नजर आएगा। एक मैं दूसरे तरह की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सुकून देने वाले जो पल आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग भी हैं, जमीयते उल के भी लोग हैं, और सुबह जमीयते उलमा के लोग हैं जो सुबह से यहाँ पर मदद कर रहे हैं। और यही नहीं, इनके अलावा भी अगर आपको दिखाऊं तो गायत्री परिवार से लेके तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर लोग हैं, वो यहाँ पर कुछ न कुछ खाने को लेकर आ रहे हैं, चाय लेकर आ रहे हैं, केला लेकर आ रहे हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। सुबह से देखा हमने कि आप लोग यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हो। कई मौके तो ऐसे आए कि जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग और आप लोगों ने मिलकर साथ में काम किया। बिल्कुल ये एक बहुत ही एक सुकून देने वाली बात है। क्या आप कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि मानवता का ये है, इंसानियत है। हम लोग यहाँ कोई राजनीतिक या कोई चीज़ नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए हम लोग आए हैं। इंसानों की जो मजबूरी है, जो परेशानियाँ हैं, उसको हम लोग हर तरह की मदद कर रहे हैं, चाहे खून से लेके खाने पानी तक जो भी चीज़ हो, वो हर तरह से हम लोग मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारे साथ 50-60 लड़के हैं, वो 50-60 लड़के हैं और खून से लेके खाना देने तक को तैयार हैं। ये नौजवान हैं, इनको भी हम सुबह से देख रहे हैं। देखिए, खाकी पैंट में आपको नजर आएंगे, और आमतौर पे ये तस्वीरें लोगों को चौंकाती है, लेकिन आज हमें भी ये देख के बहुत तसल्ली हुई कि सुबह से ये लोग लगे हुए हैं। सुबह से आपने दूध बांटा,
केला बांटा, चाय बांटा, ये सारा इंतजाम कैसे हुआ, कैसे आप लोग ये कर पाए पूरा? जो हमारी संघ की शाखा टोली है, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मन से निस्वार्थ भाव से लाते हैं और हम लोग प्रत्येक बेड में जाकर वहाँ पर जो मरीज है उसको देना, उसके हालचाल पूछना, उसका कोई नहीं हो तो उससे बात कराना, ऐसा हम लोगों ने प्रयोग किया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई नहीं है, उनका भी हमने देखा कि आप लोगों ने जाके उनकी मदद की। जी। तो ये कैसे आप पता कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, उन तक पहुंचना है आपको? तो भाई साहब उन तक जाते हैं, उनकी समस्याएं पूछते हैं तो आदमी बताता है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, खाने पीने से, और जो बिछड़ चुके हैं अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, तो कोशिश तो यही हम लोग की चल रही सोशल मीडिया के जरिए कि वो अपने परिवार से मिल लें। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि मानवता के नाते हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक के प्रति मेरी आस्था है, अगर इन तमाम जख्मियों को अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो जमीयत उलमा हिंद की 50 लोग मौजूद हैं, जिस वक्त भी डॉक्टर कॉल करेगा सारे के सारे लोग खून देने को तैयार है। तो आप प्रतीक देख सकते हैं, ये नजारा मैं आपको दिखाऊं कि पीछे आपको मध्य प्रदेश के भी तमाम अधिकारी आपको नजर आएंगे। सुबह से यहाँ पर डटे पड़े हैं, सुबह से यहाँ पर हैं, और अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि आईपीएस अफसर से लेके कांस्टेबल तक साथ में खाना खा रहे थे। इस तरह की तस्वीरें भी यहाँ से जा रही हैं। तमाम दुखद घटनाएं हमने दिखाई, तमाम दर्दनाक घटनाएं दिखाई, लेकिन ये भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो दिल को सुकून देती है। प्रतीक जी शलभ, आप लगातार इन जो दर्द है जो फैला हुआ, इसको समेटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह जमीयत उलमा और आरएसएस के लोग साथ में आके मिलकर काम कर रहे हैं और ये नजीब बन रहा है। हम इस बातचीत के सिलसिले को लगातार आपसे जोड़ते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहमान लगातार बने हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार कानपुर रेल हादसे पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार मौजूद हैं। हमने हमारे साथ सुदेश वर्मा जी बीजेपी से और कांग्रेस से राजीव त्यागी जी मौजूद हैं। सुदेश जी, सवाल ये भी देखने को मिला कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं और आप ही जी, लेकिन मैं सीधे राजीव जी जहाँ पे आपने छोड़ा था मैं उनसे सीधे ये बात करना चाहता हूँ। मैं वही जानना चाहता हूँ कि सुरक्षा को लेकर आप बुलेट ट्रेन लाइए, आप फास्टेस्ट ट्रेन चलाइए दुनिया की, लेकिन सुरक्षा तो पहली बेसिक चीज है, उस पर तो सवाल बनता है ना साहब? बिल्कुल बनता है जी। और आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी आई थी जिसको हम लोग काकोदकर कमेटी कहते हैं, इसने 2012 में रिपोर्ट दिया था, 12 में सेटअप हुआ, रिपोर्ट दिया, उसके बाद 5 साल के अंदर इम्प्लीमेंट होना था जी। कुछ नहीं हुआ। जब हमारे मंत्री जी आए, सदानंद गौड़ा जी मंत्री बने, उन्होंने इस पर एक्शन पॉइंट तैयार किया और आज के दिन मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि 75% रिकमेंडेशंस को सरकार ने रोल ऑन कर दिया है फील्ड में, जैसे कि अनमैन्ड रेल क्रॉसिंग को हटाना, बहुत से ऐसी चीज़ें जिसको हम लोगों ने किया है। उसके बाद देखिए ट्रैक रिन्यूअल एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इंस्टेंट नूडल की तरह नहीं हो सकता, उसमें मैनुअल लेबर इन्वॉल्व है। ट्रैक में आपका कहना है कि आपने दुगना कर दिया, जो था उसे दुगना कर दिया? बिल्कुल किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और बढ़े। देखिए आप ब्लेम करने के लिए कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जो फैक्ट, राजनीति के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं बयानबाजी नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं, इस बात के लिए सरकार, प्रधानमंत्री कह रही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे टारगेट पे सबसे बड़ा पहला मंत्रालय कोई है तो रेल है, लेकिन हादसे अगर वहां होने लगे, नहीं सदेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे सामने सबसे बड़ा टारगेट जो मंत्रालय जो है वो रेल मंत्रालय है, जिसमें तमाम गुंजाइशें हैं। सवाल इस बात का, जब हादसे होने लगे 150 लोगों का मरना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। सुनिए आप, सुनिए, प्रधानमंत्री महोदय का भाषण है। मैं विज्ञापनों पे जा ही नहीं रहा, विज्ञापन नहीं है, भाषण है। भाषण पता क्या है? देखिए 2014 से पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि रेल की पटरी तो सरकारी हो, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन हो जाए, और चुनाव जीतने के बाद कहते नहीं प्राइवेटाइजेशन की बात तो मैंने की ही नहीं थी। ये सरकार दिग्भ्रमित सरकार है और सिर्फ भाषण की और टेलीविजन की सरकार है। देखिए जब प्रभु साहब आए थे तो ये प्रचार किया गया था कि प्रभु साहब आकर के पूरी रेलवे का कायाकल्प कर देंगे, रेलवे को बिल्कुल हवाई जहाज के पैरिटी पे ले आएंगे। देखिए मैं इसका काया आपने खराब कर दिया है, इतने सालों में आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? आप अचानक आप सोच रहे 2.5 साल में हम पूरा कायाकल्प कर दें? ये किसी भी व्यक्ति से बात करिएगा जो लॉजिकल होगा वो मानेगा कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। सुनिए, अब ये राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। जिस टाइम ये विपक्ष में होते तब ये कहते हैं, जब ये विपक्ष में होते तब ये कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया था, साहब एक हादसा हुआ रेजिग्नेशन दे दिया। मेरे मित्र लाल बहादुर शास्त्री जी को अब भी याद कर लीजिए, अभी भी प्रभु साहब का इस्तीफा करा दीजिए, बात समझ में आएगी, कोई नया आदमी आएगा, काम करेगा। दूसरी बात, लास्ट मुद्दा इस्तीफा नहीं है, मुद्दा है क्या कारण हुए, एक व्यक्ति जो बोगी में सबसे आखिर में डिब्बा लगता है, उसकी सुरक्षा का सबसे पहला सवाल है, उसकी सुरक्षा का पहला सवाल है। ये पहले बार एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब कितने मंत्रियों ने रिजाइन किया? इस तरह की बात न करें। कांग्रेस अगर आप उसका सोल्यूशन देने के लिए तैयार है, कांग्रेस यदि कोई बेहतर विकल्प नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी में ही देगी।
जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां इनको सूट करेगा, जहां सूट करेगा वहाँ कांग्रेस का उदाहरण देंगे, और जहां सूट नहीं करेगा वो कांग्रेस की आलोचना करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, 15-16 में जब प्रभु साहब बने थे, ये देखिए एक कागज है बहुत इंपॉर्टेंट, जब उस टाइम बजट पेश किया गया था, उसमें कहा गया था रेल मिनिस्टर concentrated on 3 key safety issues during his railway budget 15-16. One of these was curbing derailments. पहले बजट में आप डिरेलमेंट को रोकना चाहते थे। उसके बाद से रेल मंत्रालय में 20% फ्रेट इंक्रीज हो चुका है, प्लेटफॉर्म टिकट का दुगना दाम हो चुका है, आपका तत्काल का टिकट दुगना हो चुका है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप रेल से गेहूं, बाजरा या जितना भी खाद्य पदार्थ होते थे उसमें करीब 16% का इंक्रीज हो चुका है। जब आप फ्रेट पे इंक्रीज करें, सवाल यही तो दीजिए, नहीं सवाल दीजिए सुरेश जी, सवाल यही था कि जब आप कम्पिटिटिव फील्ड में जा रहे थे, आपने कहा कि भाई हम उसको ट्रांसपोर्ट से और उसको हम हवाई यात्रा से भी कंपेरेटिव ला रहे थे, हम वहां पे तो पहला बेसिक सवाल यही लोग पूछ रहे थे कि भाई सुरक्षा को लेकर आप हमारे कितना सचेत है, कितना सावधान है, ये सवाल था। मैं आ रहा हूँ सुरेश जी, मैं इसी सवाल का आपसे बिल्कुल संक्षेप में जवाब जानना चाहता हूँ, वेरी फोकस में। बिल्कुल कोई राजनीति, बातें राजीव जी इसमें कोई राजनीति विदाउट राशन है, राजीव जी इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं बिल्कुल स्वदेश जी मैं लूंगा क्योंकि सरकार में यही विदाउट राशन। मैं आप दोनों लोग बेहद पढ़े लिखे और दोनों लोग बेहद सचेत प्रवक्ता यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सीधे रुक करेंगे कानपुर, जहाँ हमारे सहयोगी शलभ मणि मौजूद है। शलभ, लोगों के लिए बयान करने के लिए वो लोग चुप हो गए हैं इस वजह से, सिर्फ महज इस वजह से कि कोई बोलने के लिए शब्द नहीं बचे, क्योंकि इतना लोगों ने क्या क्या खोया है ये तो अभी पता लगना बाकी है। चलो, बिल्कुल बहुत भयानक हादसा था, बहुत ही दर्दनाक हादसा था। और प्रतीक, अब जबकि पूरा एक ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वो कहानी भी सामने आनी चाहिए कि इसमें किन किन लोगों ने अपना क्या क्या भूमिका अदा की है। मध्य प्रदेश के IAS अफसर हैं और पूरी टीम आपको नजर आएगी। ये लोग कल से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और अभी मैंने देखा कि ये कांस्टेबल के साथ अभी कुछ देर पहले खाना खा रहे थे। इस पूरी टीम ने मेहनत की और इनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोग थे, कैसे रेस्क्यू किया, उनको क्या वापस ले गए हैं, कितने लोग मिल पाए आपको मध्य प्रदेश के यहाँ पे। मैं चंद्रमोहन ठाकुर हूँ, मैं मध्य प्रदेश में IAS ऑफिसर हूँ। ये मेरे साथ छतरपुर और सागर जिले की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम है। हमें डेड लोगों में से 28 लोग मध्य प्रदेश के मिले हैं। ज़्यादातर के परिजनों से संपर्क हो गया और उनकी बॉडीज़ हमने यहाँ से रवाना कर दी हैं। कुछ लोग वापस मध्य प्रदेश बॉडीज़ ले गए हैं, कुछ लोग आगे बनारस या बिहार तक भी बॉडीज़ ले गए। घायलों में हमें 24 लोग मध्य प्रदेश के इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। 24 में से 8 आज डिस्चार्ज हो गए। फॉर्चुनेटली जितने लोग हॉस्पिटल में आए थे उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। ऐसे भी हैं जो मिसिंग हैं, जिनके बारे में पता नहीं चल रहा। कुछ मिसिंग के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब मिल गए, लेकिन वो सभी डेड मिले हैं। तो हम लोगों ने ये सिस्टम किया था कि अगर कोई मिसिंग हो तो हमें मेरे नंबर दिया गया था, सबको कॉल करे और मेरे व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो भेज दे। कोई भी वो फ़ोटो हम हर जगह सर्कुलेट कर रहे थे कि किसी डेड बॉडी से उसकी पहचान हो सके। तो एक को छोड़ के बाकी सब मिल गए। ये बताया गया कि आप लोग चॉपर के जरिए आए थे, ये बताया गया कि पूरी 200 लोगों की टीम आई। तो कितने लोगों की टीम वहाँ से आई है, हम जानना चाहते हैं, और कैसे काम बांटा आप लोगों ने। नहीं, मैं खुद यहाँ पे एक पर्सनल छुट्टी पर कानपुर आया हुआ था। तो कल आप छुट्टी पर थे? जी, मैं छुट्टी पर था। जैसे मुझे खबर दी गई कि मुझे, तो मैं तत्काल छुट्टी कैंसिल करके मैं सीधा स्पॉट पे कल 11 बजे पहुंच गया था। तब मैं अकेला मध्य प्रदेश से आया था। तो मैंने यहाँ यूपी गवर्नमेंट के DMs और SP से कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया था और मैं वापस मध्य प्रदेश सरकार को ब्रीफ करना शुरू कर दिया था कि यहाँ किसकी आवश्यकता है। इस बीच में सागर जिले से एक छोटी सी टीम, वहाँ से एक चार्टर्ड प्लेन से, वहाँ से SDM और SDOP और कुछ डॉक्टर्स की टीम भेज दी गई। साथ ही बाई रोड फिर 3 अलग अलग जिलों से करीब 30-40 लोगों की टीम, पुलिस फोर्स, होमगार्ड्स, डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेज, शव वाहन करके अलग अलग जिलों से आना शुरू हो गई। कुल कितने लोगों की टीम अभी ठाकुर साहब होगी आपकी यहाँ पे? कानपुर की बात करेंगे, कानपुर में कितने लोग होंगे? अभी तो हमने बहुत सारे लोगों को रवाना कर दिया, जिनके 100 से ज़्यादा लोग की टीम यहाँ पर आ गई थी। अब क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग समाप्त हो गया तो हमने पुलिस और होमगार्ड के ज़्यादातर लोगों को वापस रवाना कर दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि फोकस केवल मध्य प्रदेश के लोग थे या एक जनरल इंस्ट्रक्शन थे कि जो भी मिले उनकी मदद की जाए? नहीं, जनरल इंस्ट्रक्शन थे कि सभी की मदद की जाए, इसलिए हम लगातार यूपी सरकार के अधिकारियों से संपर्क में थे। यदि हमको यूपी या बिहार के किसी की जानकारी मिलती थी तो हम यूपी और बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे थे। और हमारे को ये ब्रीफ था कि जब तक मध्य प्रदेश का एक भी व्यक्ति यहाँ पे रेस्क्यू नहीं हुआ है तब तक हमारी टीम यहीं रहेगी, और जब तक उनके एक एक व्यक्ति का इलाज नहीं हो जाता और सभी सही सलामत अपने घर नहीं पहुँच जाते तब तक हम यहीं
यहीं पर रहेंगे। एक और सवाल कि कोऑर्डिनेशन में किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत आई हो, वो तो कई बार देखने को मिलता है कि इस तरह की आपदा आती है तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो उत्तर प्रदेश की सरकार से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह की कैसे कोऑर्डिनेट किया आप लोगों ने? उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। कानपुर देहात के कलेक्टर, कानपुर सिटी के कलेक्टर, दोनों से मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता रहा और हर छोटी से बड़ी समस्याओं का उन्होंने निदान किया। हॉस्पिटल में भी व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद थी कि हमारे आए हुए डॉक्टरों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे और हर तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प दोनों कलेक्टर से हमें बहुत अच्छा मिला। चीफ सेक्रेटरी खुद आकर हमारा सारी तैयारी वगैरह देख गए, तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश प्रशासन की तैयारी से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहे। ठाकुर साहब बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद, क्योंकि हमने देखा है कि आपने कितनी मेहनत की है। प्रतीक, ये पूरी टीम आप देख सकते हैं, ये लोग मध्य प्रदेश से आए हैं और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और कमोबेश यही हाल उत्तर प्रदेश के भी जो अफसर रहे, चाहे वो पुलिस के रहे हों, चाहे प्रशासन के रहे हों या फिर रेलवे के लोग रहे हों, सेना के लोग रहे हों, इतना जबरदस्त जज्बा देखने को मिला कि लोगों ने इस पूरे राहत काम में जमकर काम किया और जान बचाने की लोगों की कोशिश की। बिल्कुल चलब, और जो गांव के आसपास के लोग आए वो उनका जो रिस्पांस था बिल्कुल लेट आज, मतलब ऐसा समय है जो कि बहुत ऑड है, 3 बजे के करीब ये हादसा होता है, लेकिन गांव के लोग भी आगे आए और जिस तरह से ये रिस्पांस टीम मध्य प्रदेश से आई वो आपने दिखाया, वो काबिल तारीफ है। लेकिन सवाल ये है कि चलब आप हमारे साथ बने रहिए। सवाल इस बात को है, लेकिन शुरुआती दौर में समय में जब कई बार हुआ, जब चाहे वो मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन चाहे रेल हादसे इनके समय में हो चाहे अब हुए हों, कहीं ना कहीं रिस्पांस में उतनी फौरी तौर पे नहीं आ पाता। चाहे शुरुआत में जो नंबर्स थे वो नहीं मिल रहे थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो एक कहना चाहिए नो कम्युनिकेशन का, आप तो कम्युनिकेशन के आदमी हैं तो मैं जानना चाहता, नो कम्युनिकेशन का एक ऐसा एक माहौल बना हुआ था और ये बहुत तकलीफ दे था लोगों के लिए, बहुत घबराहट भरा था। शुरू में ऐसा हुआ होगा क्योंकि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम थे, लेकिन उसके बाद स्वयंसेवी संस्थाओं ने और जैसा कि सरकार ने भी बताया, सुरेश प्रभु जी ने, कि सारे जो माने हमारे जो रसद थे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह को वहाँ हमने लगा दिया। इवन आर्मी के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए। तो सरकार जो भी कर सकती थी और जो भी कर पाएगी हम तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी त्रुटियाँ रह जाती हैं क्योंकि इतने मैसिव स्केल पर देखिए मैंगल रिमेन्स जो हैं ट्रेन के, उसके अंदर लोगों के बॉडी फंसे हुए थे, उसको काट काट कर निकाला जाना एक बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा टास्क, जिसको कि हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम फुलफिल करें। राजीव जी देखिए, मैं 2-3 विषयों पे छोटी छोटी बात रखना चाहूंगा। पहला विषय तो है कि सरकार कहती है कि हमने प्रयास किए, अच्छी बात है, आपने फौरी तौर पे किए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आम आदमी से आप कुर्बानी मांगते हैं राष्ट्र हित में, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी 280 किलोमीटर दूर है कानपुर, क्या रैली कैंसिल नहीं कर सकते? आग्रह की अपनी, अब देखिए राजनीति हर टाइम नहीं होनी चाहिए। मेरा प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह है कि भाषण देने का इतना शौक है तो अपने 7 रेसकोर्स रोड में क्यों छोड़ दे भाई, नेताओं को क्यों छोड़ दे? नेताओं पर कोई नियम लागू नहीं होगा, आम आदमी पे सारे नियम लागू होंगे। प्रधानमंत्री महोदय को अपनी रैली कॉल ऑफ करनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने जाता हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री महोदय बताएं कि जो उनकी घोषणाएं थी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के या प्राइवेटाइजेशन ना करने को लेकर के, क्या सरकार उस दिग्भ्रम से बाहर आ गई है? तभी तो रेलवे का कायाकल्प होगा। रेलवे का कायाकल्प तो हो नहीं रहा है। सुरेश प्रभु साहब ने डिक्लेयर किया था 7131 प्लेटफॉर्म है हमारे देश में कि हम सब में जो है ना बायो टॉयलेट्स लगाएंगे। कहाँ है वो बायो टॉयलेट्स? मैं पूछना चाहूंगा, वाईफाई की घोषणा की थी आपने, वाईफाई कहाँ है? आप सुविधा तो देते नहीं है, किराया बढ़ा रहे हैं, आम आदमी की जेब पे डाका डाल रहे हैं। कि ये रेलवे में ट्रैवल नहीं किए होंगे, रेलवे के पैसेंजर्स जो हैं वो रेलवे के बारे में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं। आप भी रेलवे स्टेशन चले जाइए, आपको नया कुछ मिलेगा वहाँ पर, ऐसा मत बोलिए। और हर जगह आपको चोट कहीं और लगा है और आप यहाँ के लोग जो मारे गए उसको लेकर राजनीति करना शुरू कर दी। हर जगह आप लोगों पर राजनीति करेंगे, अरे मान जाइए, आज ये वक्त नहीं है राजनीति करने का। आज उनके सामने संवेदना दीजिए और एक साथ खड़े होइए हमारे साथ। सुदेश जी की बात से सहमत हूं कि वहां नया जरूर है रेलवे स्टेशन पे। नया ये है कि प्रधानमंत्री महोदय की चमचमाती हुई फोटो है हर जगह और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। भले आम आदमी पीड़ा में हो, भले आम आदमी पीड़ा में हो, बेहद दुखद गंदगी का आलम ये है, रेल में गंदगी का आलम है, प्लेटफॉर्म पे गंदगी का आलम है। इशारा कर रहा हूँ, बेहद दुखद स्थिति है। शायद ये राजनीति का सही मौका नहीं है। चाहे राजनीति ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन ऐसे समय में क्या है, ये लगता है कि ये लाजमी, ये वक्त है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। हम लगातार कानपुर रेल हादसे पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी शलभ जो इस वक्त कानपुर में मौजूद हैं, हेल्थ अस्पताल के बाहर वो मौजूद। हम सीधे रुक करेंगे शलभ के पास जो कि इस वक्त तमाम ऐसे लोगों के साथ मौजूद हैं जो कि अपनी कहानी कहने के लिए वहां पर मौजूद है। शलभ।
प्रतीक, आप जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ मैं सबसे सुन रहा हूँ कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। फर्क ये कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाता हूँ कि जो मिलजुल कर लड़ रहे हैं। जी, पर यहाँ पे लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं इस पूरी समस्या से। आप हैं, ये मैं इनको देख रहा हूँ कि इन्होंने दवाएं बांटी हैं, जितने लोगों को भी जरूरत थी उनको दवा बांट रहे थे। यहाँ पे सरकारी अस्पताल में तो हालांकि दवा थी, फिर आप सर यहाँ पे दवाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी जब कोई इंजर्ड होता है या परेशान होता है दवा की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पाती। और हमारा एक प्रोडक्ट है पावरडीन आयोडीन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है इंजरी के लिए, चोट के लिए, घाव के लिए। तो मैं और मिस्टर गुरपाल सिंह ने मिलकर इस काम को, इसलिए क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, दे कैन अफोर्ड। आप गवर्नमेंट से 1 सीसी मिल जाएगी, 2 सीसी, क्योंकि ये ऐसा होता है वॉश करने के लिए, चोट में भरने के लिए। तो आपने मुफ्त में बांटा? हाँ डेफिनेटली, 100 रुपए या 100 रुपए की मेडिसिन है, मैं मुफ्त में जा रहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। हम सब निभा रहे हैं, हमारा फर्ज है। क्या पता कभी दुखद कोई घटना किसी घटना, तो ये हमने अपना फर्ज निभाया। और आपके साथी हमारे जी गुरपाल जी रात को दौड़ के लेके आए हैं जी। हमारे साथ एक और शख्स है कि इनको लगा कि कुछ काम करना चाहिए, तो इन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ का संभाल लिया। हैलेट अस्पताल में बहुत लोग आ रहे थे, तो आपको क्यों लगा कि ट्रैफिक यहाँ संभालना चाहिए? सर मैं 9 साल से ट्रैफिक कर रहा हूँ, ट्रैफिक की अच्छी मुझे नॉलेज है और मैं अच्छा कोऑपरेट कर लेता हूँ। तो जितनी भी एम्बुलेंस है उसको पास कराना, कोई आगे दिक्कत ना आ जाए वो क्लियर करना मुझे अच्छी तरह आता है। और आज मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरे लोग बड़े काम आए। हर संस्था, हर जात पात के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत तारीफ की जाए। अभी तक मैं अकेला समझता था, आज मुझे बहुत सारे हाथ मिल गए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। चलिए ये बहुत बड़ा एक जज्बा प्रतीक देखने को मिला। मैं इसी बात पे कहता हूँ कि सब मिलकर एक दूसरे के लिए ताली बजाएं। एक बार ताली बजनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बहुत ही दुखद माहौल में, एक बहुत ही भयावह माहौल में, इतने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप सोचिए लोगों ने कहानियां लिखी हैं। एक शलभ बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वो शख्स वहां से उठते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे ये लगता है कि एक ये छोटा सा काम है, ट्रैफिक को संभाल लिया जाए। बेहद काबिल तारीफ, और इनकी जितनी तारीफ की जाए बेहद कम है। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पर भी तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं जिनको शायद लेके कहीं ना कहीं एक राय नहीं बन पाती। और यहाँ पर जब हम रुक करते हैं इस जगह पे, पार्लियामेंट के ठीक सामने अभी हालांकि हाउस चल रहा है, वहाँ भी यही स्थिति बनी रही, हंगामा रहा। हम बाहर मौजूद हैं, दोनों लोग हमारे साथ, हमारे प्रवक्ता लगातार बने हुए। राजीव जी, सरकार को घेरना एक विपक्ष का काम है, लेकिन सवाल यह है कि कंस्ट्रक्टिव लाइन पे लाया जाए, वहाँ मुद्दे सुलझाए जाए। और वहाँ जी देखिए, सरकार को काकोर समिति की जो सिफारिशें हैं वो पूर्ण से अक्षरश लागू करनी चाहिए। पहली बात, सरकार यदि किराया बढ़ा रही है और उसको किराया ज्यादा ले रही है तो सुविधाओं पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अंतोतगत्वा रेल जो है गरीब का रथ है, गरीब व्यक्ति उसमें चलते हैं या मिडिल क्लास के लोग बाग चलते हैं। सरकार बुलेट ट्रेन लाना चाहती है, स्वागत है, स्वागत योग्य कदम है। जहां भी विकास होगा हम सहमत हैं, क्योंकि कांग्रेस ने विकास किया देश का। लेकिन ये देखना होगा कि बुलेट ट्रेन का टिकट कहीं ऐसा ना हो फ्लाइट के टिकट से सस्ता हो जाए, क्योंकि आजकल फ्लाइट के टिकट में 3-3 हजार रुपये मिल रहे हैं। तो और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बुलेट ट्रेन इस तरह से चला पाएंगे हम लोग? जो देखिए, बहुत विशेष रूप से गाँव देहात में कहते हैं कि जो हमारे गोद का बच्चा है उसकी केयर उतनी ज्यादा करनी चाहिए बनस्बत जो गर्भ अवस्था में बच्चा है उसको लेकर के। तो रेल की जितनी भी पटरियां हैं उनको बेहतर तरीके से मेंटेन करे सरकार, जिससे कि इस तरह के हादसे ना हो। हादसों में मौत होती है जो दुखद है। मैं आपसे लास्ट पॉइंट जानना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि सुरक्षा सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए और इसमें सरकार को कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं, और इस पे बहुत स्पष्ट रूप से बयान आना चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए प्रतीक जी, ये तो जो इन्होंने बताया बिल्कुल सही है। इन्होंने खुद नहीं किया, हमारे लिए छोड़ दिया, हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैंडेट है चीजों को बदल। लेकिन मुझे बोलने दीजिए राजीव जी, मैंने आपको नहीं टोका, हम बदलेंगे। अच्छा मजा ये आता कि इस ट्रेजेडी को ना पॉलिटिकल इशू न बना के आप पार्लियामेंट में हमारे साथ मुद्दा डिस्कस करते और ये पूछते हैं कि काकोदकर कमेटी का हमने क्या किया, कितने सेफ्टी में हमने कितना कार्य किया, क्या सरकार ठीक से चल रही है या नहीं चल रही। लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप सिर्फ मौत पर। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुत कंस्ट्रक्टिव वैसे सजेस्ट किया। मैं सीधे शलभ के पास जाना चाहता हूँ, जहाँ शलभ, मैं बिल्कुल राजीव जी आता हूँ। शलभ हमारे साथ कानपुर में मौजूद है। जी शलभ। एक और शख्स आपको मिलवाता हूं, गायत्री परिवार के लोग हैं, और मैं आपको बताऊं कि कल से युद्ध स्तर पे ये लोग लगे हुए हैं। सुबह से मैंने देखा कि तहरी बांट रहे हैं, खिचड़ी बांट रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कैसे इंतजाम किया, कैसे आपको लगा कि यहाँ पर आना चाहिए, काम करना चाहिए? देखिए, हम लोगों ने जब हमको न्यूज़ मिली तो हमने हमारे जो 7 जोन हैं उन जोन प्रभारियों को मैंने बोला
तुरंत सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और सारी व्यवस्था बनाई गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दिखी कि यहाँ पर किसी प्रकार जात पात धर्म संप्रदाय का कोई नहीं देख रहा था, सब केवल सेवा करने में जुटे थे। हमारे गुरु जी का एक ही उद्देश्य बिल्कुल। तो देखिए प्रतीक, एक बहुत बड़ा संदेश है कि न जाति देखी, न धर्म देखा, न ये देखा कि कौन किसको समर्थन देता है, कौन किसका विरोध करता है। ये एक ऐसा संदेश है जो इस दुखद घटना के बाद भी यहाँ से जाना चाहिए। ऑफकोर्स शलभ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये सोसाइटी सामने आई, आगे आके खड़ी हुई है, उसने हाथ भी बढ़ाए और जो नज़ीर वहाँ पे पैदा की, जो नज़ीर वहाँ पे बनाई, वो काबिल तारीफ है। आप सभी मेहमान हमारे साथ शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे साथ शलभ वहाँ पे कानपुर में लगातार मौजूद है। कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी, आप बने रहिए हमारे साथ।